हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक और नया टॉपिक जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के एग्ज़ाम के लिए हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। गुप्त संवत और वर्धन वंश में हर्षवर्धन नाम से दिया गया है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। गुप्त साम्राज्य में देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त पूछ लिया जाता है। संस्थापक कौन था? 240 से 280 कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच 280 से 320। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। 320 में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, और इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको बताना चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ई में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पैट 2021 के पेपर में आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कवि पूछ लिया जाता है कि कवि कौन था, तो आपको बताना हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख की रचना की थी। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। तो देखिए उपाधि पूछ लिया जाता है, किसकी धारण की थी? अश्वमेधकर्ता की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि किसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? कविराज। और भारत का नेपोलियन, ठीक है, इसको कहा जाता था। अब आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी हुआ? जो 380 ई में राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन आ गया? समुद्रगुप्त के बाद आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। इम्पोर्टेंट है, फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। अब देखिए सिक्के पूछ लिया जाता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। तो किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए। किसके उपलक्ष्य में? शकों पर विजय इसने प्राप्त कर ली थी, उसके उपलक्ष्य में इसने किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। देखिए पूछ लेता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो यहाँ इसकी इस तरह के फैक्ट्स ही आते हैं जो कि पैट में पूछे जाने हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। देखिए कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो स्कंदगुप्त ने किसका पुनरुद्धार किया? सुदर्शन झील का। आगे देखते हैं।
स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसको? प्रणदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो इसका अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपन्न कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। देखिए, पूछ लेता है कि भुक्ति के शासक को क्या कहते थे, तो भुक्ति के शासक को कहते थे उपरिक। ठीक है। और देश के शासक को क्या कहते थे? उस देश के शासक को कहते थे गोपन्ना। ठीक है। अगला देखते हैं। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। आगे देखते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य मेहतर कहलाते थे। ठीक है। समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। समूह को छोटी इकाई को क्या कहता है? पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त को दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। ठीक है। भू राजस्व का कुल उत्पादन 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। ठीक है। भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना? 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमियाँ थीं। देखिए, भूमि पूछ लेता है कौन कौन सी थी। तो भूमि है यहाँ पर क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपहृत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ठीक है। अब पूछ लेगा मंदिर कौन कौन से थे? तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में, भीतरी गांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। ये किसके द्वारा? ईंटों द्वारा निर्मित है। तो ये भीतरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे चलते हैं। सिंचाई के लिए है रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो पूछ लेगा सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? गुप्त राजाओं ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को के अभिलेखों में क्या कहा गया? दीनार कहा गया है। ठीक है। तो पूछ लेता है दीनार किसे कहते हैं? तो स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है। ये किस दौरान की घटना है? ये सभी गुप्त काल के दौरान की घटना है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। सबसे पहला प्रमाण कहाँ पर मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। आगे चलते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। ठीक है। तो गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने क्या किया? इसको अपना राजधर्म घोषित कर दिया। आगे देखते हैं। विष्णु का वाहन गरुण गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में
वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बताना है ललितपुर में। ठीक है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिनमें से गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुफा संख्या 17 में चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसके 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षाकृत। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित पुस्तक कौन सी थी? पंचतंत्र थी। ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखे। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो आर्यभट्ट ने कौन कौन से? आर्यभट्टयम, सूर्य सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान ब्राह्मरी, धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त थे। तो पूछ लेगा कौन कौन थे? ब्राह्मरी, धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। तो पुराणों की जो वर्तमान रूप में जो रचना हुई थी वो किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। और एक सिक्के और बताए थे अभी उससे पहले, उनको क्या कहा जाता था? वो दीनार नाम से उनका गुप्तकालीन सिक्कों का उल्लेख है। और यहाँ पे सिर्फ चांदी के जो सिक्के हैं उनको रुपया कहा जाएगा। ठीक है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। त्रिमूर्ति अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। तो मंदिर बनाने की कला किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्षकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है। और कालिदास की कृति अभिज्ञानम शकुंतलन, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। ठीक है, अभिज्ञानम शकुंतलन में क्या है? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना क्या है? भागवत गीता। पहली रचना कौन थी? अभिज्ञानम शकुंतलम। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल का भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों में। अगला देखते हैं। अगला है हमारा पुष्यभूति वर्ष या वर्धन वंश। देखिए इसी में आएंगे आप हर्षवर्धन। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, पर्वती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थानेश्वर नामक स्थान पर थी। ठीक है,
आगे चलते हैं। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। तो प्रभाकर वर्धन कौन था? इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज, देख ले ये इम्पोर्टेंट है, कौन कौन था? परम भट्टारक और महाराज धीराज, इसकी उपाधि इसने क्या की थी? धारण की थी। तो परम भट्टारक और महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने, जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जो कि आगे चल के हर्षवर्धन राजा बनेगा। और राजश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। चलो आगे देखते हैं। मालवा के शासक, देखिए यहाँ पे देखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ठीक है, राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या किसने कर दी? शशांक ने कर दी थी। नोट, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष को इसने क्या कर दिया था? कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। तो पूछ लिया जाता कितने वर्ष की अवस्था में बैठा था? 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने। और परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने धारण की थी? हर्षवर्धन ने। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्ष ने किसको हरा दिया? शशांक को हरा दिया और उसने अपनी राजधानी बना लिया कन्नौज को। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चलिए, पूछ लिया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। तो पूछ लिया जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपको बता देना हर्षवर्धन। ठीक है, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को किसका राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो किसके उद्देश्य से आया था? बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्ष ने अपने दूत कहाँ पर भेजे? चीन। 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में दो चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय प्रदान किया। ठीक है, तो उसने कौन सी शाखा? महायान शाखा को ग्रहण कर लिया, यानी वो बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग के प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। तो हर्ष के समय में क्या कहा जाता? 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसको महामोक्ष परिषद कहते हैं, और जिसमें हर्ष स्वयं ह्वेनसांग छठवें समारोह में क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। देखिए, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की है। और देखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है। तो हर्ष ने कौन कौन सी की है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इसकी तीनों की रचना किसने की है? हर्ष ने की है। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर, देखिए, धावक नामक कवि ने
हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। आगे देखते हैं, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। आगे देखते हैं, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। भारत को भुक्ति कहा जाता था तथा प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय कहलाता था। तो देखिए, प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता है? राजस्थानीय अथवा उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। आगे देखते हैं, हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विस्पति होता था। तो इसलिए पूछ लेता है विषय का प्रधान कौन होता था? विस्पति होता था। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, विस्पति होता था विषय का प्रधान। विषय के अंतर्गत कई पाठक आते थे जिनको तहसील कहते हैं। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छटलिक कहा जाता था। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन का प्रधान किसे कहा जाता था? ग्राम छपटलिक कहा जाता था। आगे देखते हैं, पुलिसकर्मियों को वही चाट एवं भाट कहा गया। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। और हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भांडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल आशु सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान। ठीक है, तो ये थे आपके गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैंने इसको ज़रूर किया। और यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, तो इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।